अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ये अकाउंटेंसी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 10 है। इससे पहले ऑलरेडी 9 लेक्चर्स आए हुए हैं। अगर कोई पहली बार ये लेक्चर देख रहा है तो उसके लिए बेटर ये रहेगा कि पहले वो पुराने 9 लेक्चर्स देखे, फिर जाके वो ये 10th लेक्चर समझ पाएगा। इससे पहला वाला जो लेक्चर था वहाँ पे मैंने आपको बताया था गाइस कि जर्नल एंट्रीज जो होती है, जो बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होती है, उन ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे जो हम प्राइमरी बुक मेंटेन करते हैं, जिसे जर्नल कहा जाता है, जिसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कही जाती है, तो उस बुक को, इस जर्नल को मेंटेन करने का तरीका क्या है। फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया, सर क्या जो आपने ये फॉर्मेट दिखाया था वहाँ पे कि जो जर्नल का फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, क्या हमें ये फॉर्मेट याद रखना है? आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे। कम्पिटिटिव एग्जाम है, वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं है, तो आपको ये नहीं बोला जाएगा कि आपने कोई कंप्लीट क्वेश्चन करना है, एक मतलब वो 10 एंट्रीज दे के उनको सॉल्व करना है, नहीं। आपके वहाँ पे दो चीज़ें आ सकती है। एक तो वहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन दी हुई होगी, उसमें से आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, मतलब आपको जर्नल एंट्री पास करनी होगी, पहली बात। दूसरी बात, जो फॉर्मेट के रिगार्डिंग आप पूछ रहे हो ना, आप याद रखें, आपसे यहां पे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है गाइस कि ये जो लेजर फोलियो कॉलम है, ये कौन सी बुक में होता है? क्या ये डेबिट, क्या ये कैश बुक में होता है, क्या ये लेजर में होता है, क्या ये जर्नल में होता है? ये आपसे पूछा जा सकता है वहां पे। तो इसीलिए मैंने आपको ये फॉर्मेट दिखाया। डेट, पर्टिकुलर्स वगैरह तो हर कॉलम में होते हैं, यहाँ हर बुक में ऑलमोस्ट होते हैं। तो यहाँ पे आप याद रखिए, लेजर फोलियो कॉलम, लेजर फोलियो के लिए जो कॉलम बनता है वो खाली जर्नल में होता है, वो लेजर में नहीं होता है। लेजर में और एक कॉलम होता है जिसे हम जर्नल फोलियो कहते हैं। तो वो मैं आपको लेजर जब हम पढ़ेंगे वहां पे बताऊंगा। अभी आप इतना याद रखें कि लेजर फोलियो कॉलम आपसे अगर पूछा जाएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन एक आएगा कि कौन सी बुक में आता है, तो आप याद रखें ये जर्नल बुक में आता है। इसीलिए मैंने ये फॉर्मेट आपको समझाया था इसका, अदरवाइज आपको फॉर्मेट रिमाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है गाइज, ओके। तो चलिए आगे चलते हैं। ये मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि कैसे अगर हम मशीनरी परचेज करते हैं उसकी एंट्रीज कैसे होती है। मैंने आपको 3 क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर अकाउंट्स, जो 3 अकाउंट्स में आपको मैंने बताया था, पर्सनल अकाउंट होता है, लेजर या रियल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। इसे हम ओल्ड क्लासिफिकेशन कहते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स, अगर किसी को इस एंगल से समझ नहीं आया, तो उनके लिए मैं एक नई क्लासिफिकेशन आपको बता देता हूं। और ऐसा नहीं है कि ओल्ड क्लासिफिकेशन, न्यू क्लासिफिकेशन में कोई फ़र्क है, इसमें कोई और अकाउंट डेबिट होगा, कोई और अकाउंट क्रेडिट होगा, ऐसी बात नहीं है। चाहे आप ओल्ड क्लासिफिकेशन याद रखें, चाहे आप न्यू क्लासिफिकेशन याद रखें, दोनों को फॉलो करके आपका जो आंसर है, आपकी जो जर्नल एंट्री है, वो सेम पास होनी है। आपने याद क्या रखना है? दो चीज़ें गाइज आप याद रख लीजिए। हम अगर न्यू क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, न्यू क्लासिफिकेशन में जो लेजर अकाउंट्स होते हैं उनको हम 5 हेड्स में डिवाइड करते हैं, याद रखिए। एक तो एसेट्स, एसेट एक हेड आता है। दूसरा आता है उसमें एक्सपेंस, ये है सेकंड हेड। तीसरा आता है कैपिटल। चौथा आता है लायबिलिटीज, ये मैंने आपको इससे पहले भी बताया है, फिर से रिपीट कर रहा हूं यहां पे। कैपिटल, लायबिलिटीज और इनकम। कहीं पे इनकम लिखा होगा, कहीं पे रेवेन्यू लिखा होगा। तो याद रखिए गाइस, ये जो एसेट्स और एक्सपेंस है, इनके लिए आपने एक फॉर्मूला याद रखनी है, बस एक फॉर्मूला याद रखनी है। एसेट्स के लिए भी वही फॉर्मूला यूज होगी, एक्सपेंसेस के लिए भी वही फॉर्मूला यूज होगी। ये जो 3 अकाउंट्स, 3 टाइप्स मैंने बताया है, कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम, इनके लिए और एक फार्मूला याद रखनी है। बस आपने यही 2 फार्मूला याद रखनी है। फार्मूला क्या है आपने याद रखनी है? एसेट्स और एक्सपेंसेस के लिए अगर एसेट या एक्सपेंस बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो आप इसे डेबिट करेंगे। इसका मतलब क्या है? कैश एक एसेट है गाइस। अगर मैं कैश रिसीव कर रहा हूं, तो सपोज मेरे पास ऑलरेडी 20,000 कैश था, अब मैं और 5,000 ले रहा हूं, तो मेरे पास कैश इंक्रीज हुआ, तो मैं कहूंगा कैश अकाउंट
डेबिट होगा, क्योंकि एसेट है ये और एसेट इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह से अगर मैंने कोई बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है, तो मैंने इससे पहले भी हर महीने में रेंट देता रहा हूं, आज मैंने और 10,000 रेंट पे किए, तो इसका मतलब है रेंट जो मेरे लिए एक्सपेंस है, खर्चा है, ये बढ़ गया, तो मैं और पे कर रहा हूं, खर्चा बढ़ गया, एक्सपेंस इंक्रीज हो गई, तो हम इसे भी डेबिट करेंगे। तो आपने क्या याद रखना है, एसेट्स और एक्सपेंसेस के लिए अगर इंक्रीज होंगे, चाहे एसेट्स चाहे एक्सपेंस, तो आपने डेबिट करना है। और अगर यही एसेट्स या यही एक्सपेंस डिक्रीज होंगे, तो आपने क्रेडिट करना है। बस ये एक फॉर्मूला आपने याद रखनी है। अगर आप पर्सनल, रियल, नॉमिनल उस तरह से याद नहीं रख सकते हो, तो आप ऐसे याद रखिए। एसेट्स और एक्सपेंसेस के लिए अगर एसेट हमारा इंक्रीज हुआ, जैसा कि मैंने आपसे कहा मेरे पास 20,000 कैश थे, अब मैंने और 5,000 कैश लिए, तो कैश जो मेरे पास है वो इंक्रीज हुआ, हम डेबिट कैश को करेंगे, कैश अकाउंट हम डेबिट करेंगे। और इसके बदले अगर मेरे पास 20,000 कैश थे, अगर मैं यही से 10,000 किसी को दे रहा हूं, तो मेरा कैश, मेरा एसेट कम हो रहा है, तो हम कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे। क्लियर यहां तक गाइज? यही एक्सपेंसेस के साथ होता है। अगर एक्सपेंस बढ़ जाए तो डेबिट करेंगे, अगर एक्सपेंस घट जाए, कम हो जाए, तो हम क्रेडिट करेंगे। क्लियर यहां तक? ओके, तो आगे चलते हैं। उसके बाद बात आती है कैपिटल और लायबिलिटी और इनकम की। इन तीन की बात आती है यहां पे आपने और एक फार्मूला याद रखनी है, बस ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इसी का उल्टा है। जैसे आपने क्या याद रखा एसेट्स और एक्सपेंसेस के लिए, कि अगर हमारा एसेट इंक्रीज हो जाए तो हम उसे डेबिट करते हैं, और अगर हमारा एसेट डिक्रीज हो जाए तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। ये फॉर्मूला आपने याद रखी थी एसेट्स और एक्सपेंसेस के लिए। लेकिन गाइस आपने कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम के लिए उल्टी फॉर्मूला याद रखनी है, इसी का वाइस वर्सा होता है। अगर हमारा एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट करेंगे, लेकिन कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम के लिए क्या है, अगर कैपिटल, लायबिलिटी या इनकम डिक्रीज होती है तो डेबिट करना है, अगर इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करना है। फिर से मैं यहां पे लिखता हूं, ये देखिए गाइस, अगर कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम, कहीं पे इनकम लिखा होगा, कहीं पे रेवेन्यू लिखा होगा, इन तीनों के लिए आपने एक फॉर्मूला याद रखनी है। अगर ये कैपिटल, लायबिलिटी या इनकम, रेवेन्यू अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो आपने क्रेडिट करना है, अगर डिक्रीज हो रहा है तो आपने डेबिट करना है। उसके लिए क्या था, एसेट्स और एक्सपेंसेस के लिए उल्टा था, अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट करना है, अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करना है। लेकिन कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम के लिए उल्टा है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करना है, डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट करना है। इस बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आप देख लीजिए गाइस। ये यहां पे मैंने एक एग्जांपल ले ली है, परचेज्ड कंप्यूटर फ्रॉम एक्स एंड कंपनी ऑन क्रेडिट फॉर ₹10,000। सपोज हम एक्सेंट कंपनी, कोई पर्सन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, पर्सन मतलब पर्सनल, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एक तो नेचुरल पर्सन होता है, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन होता है। हम यहाँ पे आर्टिफिशियल पर्सन की बात कर रहे हैं। तो हमने कंप्यूटर परचेज किया किससे, एक्स एंड कंपनी से, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई पार्टनरशिप फर्म होगी ये, इनसे हम कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं ऑन क्रेडिट। दैट मीन्स हमने कैश नहीं पे किया। कितने का परचेज कर रहे हैं, फॉर ₹1,00,000। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इस लेजर अकाउंट में, इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन सा लेजर अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है। अगर गाइस यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 2 लेजर अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एक तो हमारा कंप्यूटर इन्वॉल्व होता है, क्योंकि परचेज हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर कर रहे हैं। दूसरा एक अकाउंट इन्वॉल्व होता है, दैट इज एक्सेंट कंपनी अकाउंट। एक्सेंट कंपनी अकाउंट क्यों इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि एक्सेंट कंपनी के साथ हमारी डील बन गई, कल को जाके हमने एक्सेंट कंपनी को पे करना है ₹1,00,000। तो हमने जब परचेज कंप्यूटर किया एक्सेंट कंपनी से ऑन क्रेडिट, तो 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए, एक तो कंप्यूटर अकाउंट और दूसरा एक्सेंट कंपनी अकाउंट। अगर नेचर देखा जाए, ओल्ड क्लासिफिकेशन के हिसाब से अगर देखा जाए, तो हम कहेंगे कि ये जो कंप्यूटर है ये प्रॉपर्टी है, एक एसेट है, तो हम कह सकते हैं कि ये रियल अकाउंट है।
वहां पे क्या हमने बोला था, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। एसेट्स किस में फॉल होते हैं, रियल अकाउंट्स में। और जो एक्सेंट कंपनी है ये एक पर्सन है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो आर्टिफिशियल पर्सन, हालांकि लायबिलिटी हमारी बनती है, ये हमारे ऊपर कर्जा है, हमने कल को जाके इनको 1 लाख पे करना है, तो ये एक किसी पर्सन का नाम है, आर्टिफिशियल पर्सन का नाम है। तो एक अकाउंट इन्वॉल्व हुआ कंप्यूटर अकाउंट, दूसरा इन्वॉल्व हुआ एक्सेंट कंपनी अकाउंट। कंप्यूटर अकाउंट रियल अकाउंट है, एक्सेंट कंपनी पर्सनल अकाउंट है। तो ये दो अकाउंट यहाँ पे यूज होते हैं, इन्हीं में हमने देखना है कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो याद रख लीजिए आप। तो अगर हम बात करें कंप्यूटर की, परचेज करने के टाइम बीइंग एन एसेट इट कम्स इनटू अस, हमारी तरफ आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं रियल अकाउंट्स में, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी एसेट हमारी तरफ आ रहा है उसे डेबिट करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी एसेट हमसे दूर जा रहा है उसे क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे कंप्यूटर जब हम परचेज कर रहे हैं तो हमारी तरफ आ रहा है, मीन्स हमें कंप्यूटर अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है। उसी तरह से जो दूसरा अकाउंट है एक्सेंट कंपनी, ये किसी पर्सन का नाम है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। बीइंग ए पर्सनल अकाउंट, हम पर्सनल अकाउंट की जब फॉर्मूला देखेंगे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अगर हम इस पर्सन को पे करेंगे, ये पर्सन रिसीव कर रहा है, कोई भी चीज हम इसे देंगे, कैश देंगे, कोई एसेट देंगे, तो अगर ये रिसीव कर रहा है तो हमने इसे डेबिट करना है। अगर ये वहां से कोई चीज हमें दे रहा है तो हमने इसे क्रेडिट करना है। हालांकि जब हम कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं तो किससे कर रहे हैं, एक्सेंट कंपनी से। बदले में हमने अभी कुछ नहीं दिया, लेकिन एक्सेंट कंपनी गिवर बन रहा है किस चीज का, कंप्यूटर का। कितने अमाउंट का कंप्यूटर दे रहा है, 1 लाख का। तो इसका मतलब है जो सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है एक्सेंट कंपनी, गिवर बन रहा है, तो इसका अकाउंट क्रेडिट करेंगे। किस हिसाब से, बीइंग ए पर्सनल अकाउंट, फॉर्मूला हमने याद रखनी है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। क्लियर। तो यहां पे क्या हमने समझा, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट होगा, एक्सेंट कंपनी अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है गाइस। तो एंट्री होगी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू एक्सेंट कंपनी अकाउंट। लेकिन अगर इसी जर्नल एंट्री को हम न्यू क्लासिफिकेशन से देखें, न्यू क्लासिफिकेशन में क्या होगा, न्यू क्लासिफिकेशन में हमने बोला आप से गाइस कि 5 चीजें होती है, आपने देखना है इन 5 में से कौन सा यहां पे इन्वॉल्व होता है। या तो यहां पे इन्वॉल्व होगा एसेट, या इन्वॉल्व होगा एक्सपेंस, इन दो की एक फॉर्मूला है, या होगा कैपिटल, या होगी लायबिलिटी, या होगा इनकम। यहां पे इन 3 की एक फॉर्मूला है। अच्छा देख लीजिए, पहली बात आप यहाँ पे याद रखें कि यहाँ पे जो हम परचेज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक एसेट है। तो इसका मतलब है पहला जो इन्वॉल्व हो रहा है वो एक एसेट है। उसके बाद हम किससे परचेज कर रहे हैं, एक्सेंट कंपनी से परचेज कर रहे हैं, एक्सेंट कंपनी गिवर बन रहा है, तो हमने कल को जाके पेमेंट करनी है। इसका मतलब हमारे ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक लायबिलिटी आ गई एक्सेंट कंपनी की, तो एक्सेंट कंपनी हमारे लिए लायबिलिटी बन गई। तो जो दो लेजर अकाउंट्स यहां पे इन्वॉल्व हुए अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिफिकेशन, एक लेजर अकाउंट कंप्यूटर जो है वो एसेट है, दूसरा लेजर अकाउंट जो एक्सेंट कंपनी वो लायबिलिटी है। एसेट्स के लिए हम याद रखते हैं डेबिट द इंक्रीज क्रेडिट द डिक्रीज। अगर ये एसेट बढ़ रहा है, इससे पहले हमारे पास 5 कंप्यूटर थे, अब हम ये छठा परचेज कर रहे हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ कंप्यूटर्स या वैल्यू ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो बढ़ गया। पहले 5 लाख के कंप्यूटर थे, अब 1 लाख का और एक कंप्यूटर आ गया, अब 6 लाख के हमारे पास कंप्यूटर है। ठीक है गाइस। तो कंप्यूटर बीइंग एन एसेट इंक्रीज हो रहा है। हमने क्या याद रखा है, अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट करना है, मींस हमने कंप्यूटर अकाउंट डेबिट करना है। तो ओल्ड क्लासिफिकेशन के हिसाब से आप याद रखें या न्यू क्लासिफिकेशन के हिसाब से आप याद रखें, दोनों के हिसाब से आपका कंप्यूटर अकाउंट डेबिट होना ही होना है। सेकेंड अकाउंट एक्सेंट कंपनी अकाउंट, एक्सेंट कंपनी हालांकि लायबिलिटी है, लायबिलिटी के लिए क्या फॉर्मूला हमने याद रखनी है न्यू क्लासिफिकेशन के हिसाब से, डेबिट द डिक्रीज क्रेडिट द इंक्रीज। अगर हम कंप्यूटर परचेज करने से पहले देखें, ना हमने एक्सेंट कंपनी से कुछ लेना था, ना एक्सेंट कंपनी को हमसे कुछ लेना था, हमारे इससे पहले कोई डील सपोज नहीं हुई थी। अब जब हम कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं तो हमारे ऊपर कर्जा आ गया एक्सेंट कंपनी का, मतलब हमारे ऊपर लायबिलिटी एक बढ़ गई। तो जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो हमें क्रेडिट करना है। किसकी लायबिलिटी, एक्सेंट कंपनी, मींस एक्सेंट कंपनी अकाउंट हमने क्रेडिट करना है। इस हिसाब से भी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, और कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू दिस एक्सेंट कंपनी अकाउंट। ठीक है गाइस।
ये मैंने लास्ट वाले लेक्चर में भी आपको बताए थे, यही एग्जांपल मैंने दी थी वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे मैंने ओल्ड क्लासिफिकेशन को ज़्यादा फोकस किया था, यहाँ पे मैं आपको न्यू क्लासिफिकेशन के हिसाब से बता रहा हूँ। लेकिन ये पॉइंट आप इंपॉर्टेंट मार्क करें कि जर्नल फोलियो, यहाँ पे फॉर्मेट में आपने क्या याद रखना है कि जर्नल फोलियो कौन सी बुक में यूज़ किया जाता है। ठीक है गाइज, ओके। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप अपने हिसाब से पहले यहाँ पे आप इस पे हाथ रखें राइट साइड में, तो ये वाला पोर्शन जो है आप खुद एक काम करें, ये लेक्चर यहाँ पे पॉज करें, इतना वाला पोर्शन जो है आप इस वाले पोर्शन पे हाथ रखें थोड़ी देर, और जो लेफ्ट साइड में ये मैंने एंट्रीज लिखी है आप खुद कोशिश करें इनको पहले समझने की, फिर चेक कीजिए कि आपका आंसर ठीक आ रहा है या गलत आ रहा है न्यू क्लासिफिकेशन के हिसाब से अगर देखें तो। यहाँ पे पहली एंट्री मैंने क्या लिखी है, ओके, ₹1 लाख कैश इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस। अगर कोई बंदा, कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उसने अपने घर से कैश 1 लाख रुपीज वो लेके आया है, बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। सबसे पहली बात अपने क्या याद रखनी है, ओनर कभी भी बुक्स में अपना नाम नहीं मेंशन करता है। अपने बदले वो जहां पे भी ओनर का नाम आएगा वहां पे आपने कैपिटल अकाउंट लिखना है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन सा अकाउंट, एक तो बिजनेस में कैश आ रहा है, जब कोई बंदा बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा तो देगा क्या, वो कैश दे रहा है, तो एक तो बिजनेस में कैश आ रहा है। सेकंड थिंग, ये दे कौन रहा है कैश, कैश ओनर दे रहा है। ओनर के बदले हम क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब है इस वाली ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक तो कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था सर आप न्यू क्लासिफिकेशन पे थोड़ा फोकस करें, तो इसीलिए मैं इस वाले क्वेश्चन में न्यू क्लासिफिकेशन पे ही फोकस करूंगा। तो आपने क्या याद रखना है, आपने याद रखना है कि ये जो कैश है ये किस टाइप का अकाउंट है। अगर आप ओल्ड क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखोगे तो ये एसेट है, रियल अकाउंट है। न्यू क्लासिफिकेशन के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो ये एक एसेट है। ठीक है, और दूसरा अकाउंट यूज होता है कैपिटल। कैपिटल किसके बदले हम लिखते हैं, प्रोपराइटर मतलब ओनर के बदले। ठीक है, दोनों का नेचर हम देखेंगे। इससे पहले बिजनेस में कैश नहीं इन्वेस्ट हुआ था, पहली बार बिजनेस में कैश इन्वेस्ट हुआ, या अगर इससे पहले भी बिजनेस ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है, इससे पहले भी अगर कैश इन्वेस्ट हुआ है, आज फिर से एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की जा रही है बिजनेस में, तो बिजनेस में कैश इंक्रीज हो रहा है। कैश बीइंग एन एसेट, जो भी एसेट इंक्रीज होगा, हमने फार्मूला याद रखी है एसेट्स के लिए, डेबिट द इंक्रीज क्रेडिट द डिक्रीज। अगर एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट करना है, अगर डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट करना है। ये रहा डेबिट कॉलम, ये रहा क्रेडिट कॉलम। तो हमारा कैश जो है वो एसेट है और इंक्रीज हो रहा है, डेबिट करना है। और दूसरा अकाउंट कैपिटल किसके बदले यूज हो रहा है, प्रोपराइटर के बदले। प्रोपराइटर कोई पर्सन है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी बन जाती है, याद रखिए आप, लेकिन ये इंटरनल लायबिलिटी होती है, इसे आप इंटरनल इक्विटी भी कहते हैं। ठीक है, आप याद रखिए कि ओनर जो है वो एक पर्सन है। ठीक है, कैपिटल के लिए हमने फॉर्मूला रखी है याद, डेबिट द डिक्रीज क्रेडिट द इंक्रीज। उल्टा हमने याद रखना है, एसेट्स और एक्सपेंसेस के लिए एक फॉर्मूला, कैपिटल लायबिलिटीज और इनकम के लिए दूसरी फॉर्मूला। ठीक है गाइस, तो प्रोपराइटर के लिए जब प्रोपराइटर इन्वेस्ट करेगा तो प्रोपराइटर ओल्ड क्लासिफिकेशन के हिसाब से गिवर बन रहा है तो क्रेडिट करेंगे, लेकिन न्यू क्लासिफिकेशन के हिसाब से जब भी कैपिटल इंक्रीज होगी तो हमने क्रेडिट करना है। तो इसमें यहां पे इस ट्रांजैक्शन में एंट्री क्या बनेगी, यहां पे एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और उसके बदले में क्या क्रेडिट होगा, टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर गाइस यहां तक? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद जो दूसरा यहां पे मैंने पॉइंट लिखा है, दैट इज परचेज फर्नीचर फॉर ₹30,000। अब हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, कितने का परचेज कर रहे हैं, 30,000। क्या यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है कि किससे परचेज कर रहे हैं। हमेशा याद रखें, अगर कहीं पे किसी पर्सन का नाम मेंशन नहीं किया हुआ है कि हमने किससे परचेज किया है, आपने याद रखना है कि हमने इसके बदले में एज्यूम करना है कि कैश फिर पे किया होगा। जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने एक पेन लाया है, ऑब्वियसली इसके बदले में मैंने 10-20 रुपीज पे किए होंगे। मैंने एक सेल फोन लाया है, ऑब्वियसली 20-25,000 मैंने पे किया होगा इसके लिए। मैं एक लैपटॉप लेके आ रहा हूं, तो ऑब्वियसली आपके माइंड में आएगा कि मैंने पे किया है, जब तक कि मैं आपसे ये ना कहूं कि मैंने किसी पर्सन से ये लिया है ऑन क्रेडिट।
जब तक क्रेडिट की बात ना आए, जब तक किसी पर्सन का नाम मतलब पर्सन की बात ना आए जिस पर्सन से हम ये परचेज कर रहे हैं ऑन क्रेडिट, अगर खाली इतना लिखा हुआ है परचेज फर्नीचर या परचेज गुड्स या परचेज दिस, किसी पर्सन का नाम नहीं लिखा है किससे लिया है, ना लिखा हुआ है कि हमने क्रेडिट लिया है, तो हम अज्यूम करते हैं कि हमने कैश ट्रांजैक्शन की है। ठीक है, तो इस वाले जो ये वाला पॉइंट है, इस वाली ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन सा अकाउंट? एक तो हम क्या ला रहे हैं, फर्नीचर। दूसरा हम यहां से दे क्या रहे हैं, कैश। अगर दोनों का नेचर देखा जाए, फर्नीचर भी एक एसेट है, कैश भी एक एसेट है। फर्नीचर बीइंग एन एसेट कम्स इनटू बिजनेस, ओल्ड क्लासिफिकेशन के हिसाब से रियल अकाउंट्स में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश बीइंग ए रियल अकाउंट, एक एसेट होने के नाते रियल अकाउंट में ये फॉलो होता है। रियल अकाउंट की फॉर्मूला डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, कम्स इन है। कैश दे रहे हैं, गोज आउट है, क्रेडिट करना है हमने। न्यू क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम क्या याद रखते हैं, दोनों एसेट्स है। एसेट्स की फॉर्मूला है डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। तो जो फर्नीचर है ये एक एसेट है, कैश भी एक एसेट है। कैश फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करेंगे, कैश डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये आपने याद रखना है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर गाइस यहां तक? ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर थर्ड, परचेज मशीनरी फ्रॉम एक्स, मिस्टर एक्स फॉर ₹25,000 ऑन क्रेडिट। हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं, किससे परचेज कर रहे हैं, मिस्टर एक्स से, कोई पर्सन है ये जिसे हम परचेज कर रहे हैं। फॉर रुपीज, अमाउंट कितना बनता है 25,000, बट यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन क्रेडिट। जब क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन में दिया हुआ है ऑन क्रेडिट, तो इसका मतलब है ना तो मैंने कैश पे किया है, ना मैंने चेक दी हुई है, तो ना कैश अकाउंट इन्वॉल्व होगा, ना बैंक अकाउंट इन्वॉल्व होगा। फिर यहाँ पे कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा, एक तो यहाँ पे इन्वॉल्व होगा मशीनरी अकाउंट, ठीक है। दूसरा यहां पे इन्वॉल्व होगा किससे परचेज कर रहे हैं, मिस्टर एक्स, तो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व होगा मिस्टर एक्स का अकाउंट। क्लियर गाइस यहां तक? फिर से बता देता हूं, हम परचेज कर रहे हैं मशीनरी, एक तो हम ले क्या रहे हैं वहां से मशीनरी, एक तो मशीनरी रिकॉर्ड करना है, दूसरा किससे ले रहे हैं, मिस्टर एक्स से, ऑन क्रेडिट ले रहा है। तो मिस्टर एक्स के साथ भी हमारा इसके बाद अब लेन देन बन जाता है, तो मिस्टर एक्स का भी हमने रिकॉर्ड रखना है कि हमने कितना इनको कल को जाके देना है। तो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मशीनरी अकाउंट और मिस्टर एक्स अकाउंट। वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मशीनरी अकाउंट और मिस्टर एक्स अकाउंट। अगर न्यू क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखें, मशीनरी अकाउंट एक एसेट है, एसेट होने के नाते हमने फार्मूला याद रखी है डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। जब मैं मशीनरी परचेज कर रहा हूं, सपोज इसके पहले मेरे पास दो मशीन थी, अब मैं तीसरी मशीन ले रहा हूं, तो मशीन मेरे पास बढ़ गए ना, एसेट इंक्रीज हुआ ना, तो जो भी एसेट इंक्रीज होगा उसे हमने डेबिट करना है। इसीलिए मैंने डेबिट कॉलम में लिखा है 25,000, क्योंकि एसेट है मशीनरी और एसेट इंक्रीज हो रहा है। दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स अगर न्यू क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखा जाए, एसेट, कैपिटल, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी और इनकम। यहां पे जो मिस्टर एक्स है, हमने इनसे परचेज की है मशीनरी ऑन क्रेडिट, मतलब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी या लायबिलिटी बन जाती है किसकी, मिस्टर एक्स की। हमने कल को जाके इनको पेमेंट करनी है, तो मिस्टर एक्स हमारे लिए लायबिलिटी है। क्लियर गाइज यहां तक? इससे पहले हमने एक्स को कुछ नहीं देना था, लेकिन मशीनरी परचेज करने के बाद हमारे ऊपर एक लायबिलिटी बढ़ गई मिस्टर एक्स की 25,000 की। तो इसका मतलब है हमारी लायबिलिटी, एक तरह से हमारा एसेट, मशीनरी जो एसेट है वो बढ़ गया, लेकिन दूसरे एंगल से हमारे ऊपर मिस्टर एक्स का कर्जा भी बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ गई। लेकिन लायबिलिटी के लिए क्या फॉर्मूला है, डेबिट द डिक्रीज, क्रेडिट द इंक्रीज। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो इसे क्रेडिट करेंगे, इसीलिए मशीनरी के सीर में मैंने डेबिट कॉलम में लिखा है और लायबिलिटी मिस्टर एक्स के सीर में मैंने क्रेडिट कॉलम में लिखा हुआ है। क्लियर गाइज यहां तक? चलिए ठीक है। इसके बाद देख लीजिए, मैंने एंट्री नंबर 4 लिखी हुई है यहां पे, कैश पे टू मिस्टर एक्स। सपोज जो मैंने मिस्टर एक्स से मशीन ली थी 25,000 की, इस 25,000 के अगेंस्ट में अभी 10,000 इसे पे कर रहा हूं।
जैसे कि नॉर्मली होता है, हम कभी गुड्स परचेज करते हैं, कोई एसेट परचेज करते हैं, उसका जितना भी अमाउंट बनता है या तो कभी हम एक साथ पेमेंट करते हैं या हम इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे 10,000 पे कैश किया। अब इस वाली ट्रांजैक्शन में कौन कौन सा अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है, कौन कौन सा लेजर अकाउंट इन्वॉल्व हुआ है? एक तो यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है, मैं दे क्या रहा हूं, कैश। किसे दे रहा हूं? मिस्टर एक्स को। दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक तो कैश इन्वॉल्व हो रहा है, दूसरा मिस्टर एक्स इन्वॉल्व हो रहा है। मिस्टर एक्स की अगर मैं बात करूं, मिस्टर एक्स से मैंने इससे पहले मशीनरी ली थी। अब मेरे ऊपर ऑलरेडी मिस्टर एक्स का कर्जा था, मिस्टर एक्स मेरे लिए लायबिलिटी थी। कितनी लायबिलिटी थी मिस्टर एक्स की? 25,000 की लायबिलिटी थी। लेकिन अब मैं 10,000 25,000 के अगेंस्ट पे कर रहा हूं। क्या मेरी लायबिलिटी कम हुई मेरे ऊपर या मिस्टर एक्स की लायबिलिटी मेरे ऊपर बढ़ गई? ऑब्वियसली अगर हम देखें, जब हम पे करेंगे मिस्टर एक्स को, हमने इससे पहले 25,000 देने थे। 10,000 जब हम दे रहे हैं तो 10,000 की लायबिलिटी हमारे ऊपर कम हुई, मिस्टर एक्स की लायबिलिटी। ठीक है, तो जब भी लायबिलिटी डिक्रीज होगी, फॉर्मूला क्या है लायबिलिटी के लिए? डेबिट द डिक्रीज, क्रेडिट द इंक्रीज। लायबिलिटी 10,000 देने से 10,000 का कर्जा कम हुआ, तो लायबिलिटी मिस्टर एक्स की है वो कम हुई, इसीलिए डेबिट करेंगे मिस्टर एक्स का अकाउंट। और दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है कैश। कैश में पे कर रहा हूं मिस्टर एक्स को, तो कैश जब मैं दे रहा हूं तो मेरे पास जितना कैश पड़ा हुआ था वो तो कम हुआ, तो कैश बीइंग एन एसेट डिक्रीज हुआ, इसीलिए क्रेडिट करेंगे। क्लियर गाइस? यहां तक कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ओके, तो यहां पे एंट्री क्या बनेगी? मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये मैंने आपको यहां पे कुछ एंट्रीज दो चार कराई है। इसके बाद और भी यहां पे कुछ एंट्रीज मैंने लिखी है, एंट्री नंबर 9 तक। तो गाइज आप एंट्री नंबर 5 से लेके ये जो 5 6 7 8 9 5 एंट्रीज है, अपने हिसाब से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके आप पहले इसको खुद कोशिश कीजिए इन एंट्रीज को करने की, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे कि इनका आंसर डेबिट क्रेडिट क्या हो रहा है। चलिए फिर भी मिस्टर एक्स के बाद जो सैलरी की बात है वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ये 5th वाली एंट्री देख लीजिए, पेड सैलरी ₹50,000। अब यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन ये तो ऑब्वियस है ना, अगर मैं सैलरी पे कर रहा हूँ किस फॉर्म में दूंगा? ऑब्वियसली मैं कैश ही पे कर रहा हूँ। तो जब भी कभी कहीं पे भी लिखा होगा पेड, तो ऑब्वियसली वहां पे हमने एज्यूम करना है कि हम कैश ही पे कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा? हम दे क्या रहे हैं, मतलब पेमेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एम्प्लॉयज ने काम किया हमारे पास। अब किस फॉर्म में हम उनको पेमेंट करेंगे? कैश फॉर्म में पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक तो सैलरी अकाउंट इन्वॉल्व होगा यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे कैश अकाउंट इन्वॉल्व होगा। सैलरी की अगर मैं बात करूं, सैलरी ओल्ड क्लासिफिकेशन के हिसाब से नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि एक्सपेंस है, खर्चा है हमारे लिए। तो हमने क्या फॉर्मूला याद रखी है नॉमिनल अकाउंट में? ओल्ड क्लासिफिकेशन के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सैलरी बीइंग एन एक्सपेंस हमने डेबिट करना है। या न्यू क्लासिफिकेशन के हिसाब से भी देख लीजिए, सैलरी एक्सपेंस है। एक्सपेंस और एसेट्स के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताई है, डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। जब भी कोई खर्चा बढ़े तो डेबिट करो, जब भी कोई खर्चा कम हो तो क्रेडिट करो। तो सैलरी एक्सपेंस है, इंक्रीज हुई तो इसे डेबिट करना है। और कैश जो दूसरा अकाउंट है वो मैं पे कर रहा हूं, ओल्ड क्लासिफिकेशन के हिसाब से रियल अकाउंट है, एसेट गोज आउट, क्रेडिट करेंगे। न्यू क्लासिफिकेशन के हिसाब से कैश एसेट है, एसेट्स के लिए क्या है? डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। डिक्रीज हो रहा है एसेट तो हम क्रेडिट करेंगे। एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर गाइस यहां तक? तो 6 7 8 9 आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अकॉर्डिंगली फिर अपने हिसाब से देख लीजिए कि एंट्रीज कैसे बनती है, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्लियर गाइस यहां तक? चलिए और एक बात मैं आपको बता दूं, जब हम फॉर्मेट बनाते हैं, फॉर्मेट में जर्नल, वहां पे फिर हम नरेशन वगैरह लिखते हैं, तो एक बात आप याद रखिए, जर्नल एंट्री में एक और मतलब एमसीक्यू फॉर्मेट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर्मेट के एंड में हम क्या लिखते हैं, ये जो हम एंट्री करते हैं यहाँ पे पास, एक मिनट गाइस,
ये जो मैंने ये एंट्री आपको लास्ट वाले लेक्चर में कराई थी, इस एंट्री में हम एक तो मैंने आपको फॉर्मेट में याद रखने को बोला, लेजर फोलियो कॉलम यहाँ पे जर्नल में आता है। दूसरा, नरेशन कहाँ पे लिखी जाती है वो भी जर्नल एंट्री में, जर्नल में लिखी जाती है। ये भी एक एमसीक्यू आ सकता है, ये भी आप याद रखिए। नरेशन कहाँ लिखी जाती है, जर्नल में, लेजर में, कैशबुक में, कहाँ पे लिखी जाती है? उसका आंसर होगा जर्नल। जर्नल में ही नरेशन लिखी जाती है। नरेशन क्या होता है? जो हम एक्सप्लेनेशन देते हैं इस जर्नल एंट्री की, इंग्लिश लैंग्वेज में हम एक्सप्लेनेशन देते हैं। हम इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं कि हमने क्या, ये अकाउंटिंग लैंग्वेज है ये डेबिट क्रेडिट, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में हमने क्या किया है, ये मशीनरी अकाउंट टू डेबिट कैश अकाउंट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि मशीनरी मैंने परचेज किया, उसके बदले में मैंने कैश दिया है। तो ये जो मैं इंग्लिश डिस्क्रिप्शन एक देता हूं, इसे हम नरेशन कहते हैं। और नरेशन कौन सी बुक में रिकॉर्ड की जाती है? जर्नल में रिकॉर्ड की जाती है। तो ये भी एक एमसीक्यू बन सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है गाइस, चलिए ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।